स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस के, मेंस प्लस एडवांस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2019 और 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे। एडवांस के कुछ ज़्यादा 1-2 साल पीछे भी चले जाएंगे, जो अच्छे क्वेश्चन आए थे वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है इफ एक्स इंटू लॉग एक्स बेस सी, इस पूरे नंबर के बाद फिर बाहर वाले लॉग का बेस में ई लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 0 ज़्यादा है। ये वाई इक्वल टू 0 ज़्यादा क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा। देन डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ई। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो इसमें वाई के पावर जो है 2 है, मतलब वाई एक से ज़्यादा वाला लिखा है। इसका मतलब है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन, आपको याद होगा इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, जिसमें मल्टीपल टाइम्स y लिखा हो और x भी काफ़ी सारे एक दूसरे में मिक्सिंग पार्ट हो। मतलब क्या, y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये देखो डिग्री 1 है, y का जो पावर है वो 1 है, तो इसे हम एक्सप्लिसिट कहते थे। हालांकि मैंने नाम देकर कोई खास पढ़ाई नहीं किया इस पर, लेकिन हाँ y का अगर एक से बड़े पावर आने लगे तो उस तरह के फंक्शंस को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि y पावर 2 आ रहा है तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इम्प्लिसिट कह रहा हूँ, ध्यान रहे। तो सबसे पहले इस तरह के एग्जाम्पल हम पहले क्लास की बात कर लेते हैं। तो क्लास में हमने इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके सामने कराए हैं, जिसमें हमने बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर एक्स पे अगर पूछा जाए या किसी पर्टिकुलर वाई पे पूछा जाए, सबसे पहला स्टेप्स होता है डिफ्रेंशिएशन करने से पहले जिस एक्स पे पूछा जाता है आपकी वैल्यू या जिस वाई पे, उसको आपको क्वेश्चन में रखना होता है, उसको आपको क्वेश्चन में रखना होगा। क्वेश्चन में रखने के बाद आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करोगे। तो जैसे यहाँ पे x दिया है तो x जब e रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग y आएगा। मान लो यहाँ पे y दिया होता तो y की जगह रखते करस्पॉन्डिंग x आता। तो दोनों निकालने का जो प्रोसीजर है वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन होता है, कई बार इजी वे में ही आता है। मैं इसकी बात करूँ तो 100% इजी वे में ही कैलकुलेशन होगा ही होगा। ठीक है, आइए देखिए क्या कह रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहला वर्क करना है, वी फर्स्ट फाइंड y एट x इक्वल टू e। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि x की प्लेस पे e रखें क्वेश्चन में और देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आता है। तो रखो भाई, तो e log e बेस e, जहां जहां x है सिर्फ मैं वहां e लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका फाइनल, दिस इज 1। आपको पता होगा लॉग की प्रॉपर्टी से, इसकी वैल्यू होता है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो log 1 की वैल्यू 0 होगा, 0 इंटू ई 0 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो गाइज यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू आता है ए स्क्वायर प्लस का 4। तो यहाँ से y की वैल्यू मैथमेटिकली दो वैल्यू आएगा, एक प्लस का ई स्क्वायर प्लस 4 आएगा और एक माइनस का भी आएगा। अब बात करते हैं कौन सा एक्सेप्ट करें। आंसर 2 आ रहा है, पहला ले के दूसरा ले। तो क्वेश्चन में इसीलिए बोला गया है कि जो y की वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज़्यादा है। तो ये तो निगेटिव नंबर आ गया, तो ये तो कभी लेंगे ही नहीं इसको। तो सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है y का, वो है ई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ओनली दिस वैल्यू आर एक्सेप्टेबल एट x इक्वल टू ए। सो नाउ अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के। मतलब फाइनल रिजल्ट हम लोग को क्या फाइंड करना भाई, फाइनल रिजल्ट कि फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ई कामा किस y पे, अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 4 पे। तो ये मैनिपुलेशन करने के बाद हमें ये पता चला कि x इक्वल टू ई पे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितना आ रहा है, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को फ्रॉम क्वेश्चन से वर्क करना है, क्योंकि यार डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा ना अपने को, उसी पे तो वैल्यू चाहिए। तो अब हम लोग आएंगे इसके बाद डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट पे। आई होप आपको सब कुछ विजिबल होगा अच्छे से। ठीक, ओके। सो नाउ बोथ साइड डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट
2 किसके रिस्पेक्ट में करें भाई? तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है x, मैंने क्या बताया था, नीचे वाला जो d के बगल में लिखा होता है वो बताता है कि उसके रिस्पेक्ट में करना है अपने, ठीक है। तो क्या लिखे भाई, d/dx। अब देखो यहाँ पे कुछ फंक्शन ऐड हो रहे हैं, कुछ फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरह का है। तो डिफरेंशिएशन यानी d/dx का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर का अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा d/dx, और वाई स्क्वायर का अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और 4 एक कांस्टेंट है, फिर भी लिखना मजबूरी है, तो 4 का भी हमने लिख दिया, बाद में 0 कर देंगे, ठीक है। सबको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हम बात करें कि यहाँ पे क्या करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग रूल लगाएंगे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन डेरिवेटिव किया जा रहा है। तो इस रूल में हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। बच्चों अगर आपको लगता है कि जल्दी से लगा सकते हो प्लीज़ लगाओ जरूर, क्योंकि मैं उनको लिए भी खास तौर पे काम कर रहा हूँ जो वीक है, जो हर चीज़ को समझना चाहते हैं, इसलिए मैं उनको स्टेप बाय लिख के दिखा रहा हूँ। बस इसलिए करके दिखा रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि यार क्लास का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसी में बेस्ट खास तौर पर मेंस में तो एग्जैक्ट डाटा वाइज की जगह पे कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें आपको रिपीट हो सकते हैं मे बी, ठीक है। तो ये हुआ क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट क्या लिखा है x। अब चलते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बच्चों 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y dy/dx, और 4 एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा फाइनली 0, ठीक है। तो अब हम बात करें इसके नेक्स्ट कैलकुलेशन की, ये हो जाएगा x इंटू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log x, x के प्लेस पे लिखा है log x/c इंटू, फिर चैन रूल से आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x प्लस log e log x/c, x का डेरिवेटिव बच्चों 1 होगा 2x प्लस 2y dy/dx, 4 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, तो फिलहाल 0 लिखा भी है। अब हमने को पुट करना है अपने को dy/dx एट x इक्वल टू e, y की वैल्यू √(e²+1). तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एट x इक्वल टू e और y इक्वल टू √(e²+4) सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ देखो ये x तो ऐसे फालतू में कैंसिल हो गया फर्जी में x/x, इसलिए तो सिर्फ यहाँ रखेंगे। यहाँ जब रखेंगे तो आएगा log e/c, x के प्लेस क्या रख रहे हैं e, प्लस जब यहाँ रखेंगे x की वैल्यू e तो log e/c 1 होगा, और log 1 की वैल्यू इतना मिलाकर तो 1 आ रहा है, दिस पार्ट x के प्लेस पे रखने पे, और log 1 की वैल्यू क्या होता है 0, 0 इंटू 1 क्या होगा भाई साहब 0 ही होगा, फिलहाल लिख लेते हैं। एंड y इज √(e²+4) एंड dy/dx, ठीक है बच्चों, ओके। log e/c की वैल्यू भी 1 होता है तो 1/1 1 ही होगा फाइनली, ये तो 0 हो गया पूरा ढाका। अब देखो समझदार बच्चा वही है जो समय बचाए। अब वो समय कैसे बचाएगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, देखेगा कि यार y को इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, इसको हम y ही लिखे रहते बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो सिर्फ x के प्लेस पर रखकर जल्दी से लगाने का वो अपना अपना तरीका खुद का हो सकता है, इसको मैं जो रूल नहीं बता सकता, ठीक है। वो तो आपका खुद प्रिपरेशन वर्क करेगा कि आप किस सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करना जानते हो। तो यहाँ से बात करें, इसको ट्रांसफर कर दो साइड, तो 2e-1 2√(e²+4), थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा लास्ट ऑप्शन विल बी डन, ठीक। तो इसको आप नोट कर लो, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब हम लोग चलते हैं एक नया एग्जाम्पल। इस तरह की एग्जाम्पल हम लोग क्लास में कराया हुआ है, बट बता दूं क्लास में क्या था, जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे सिर्फ a लिखा था, जहाँ tan t लिखा है वहाँ पे सिर्फ cos t था, और sec t की जगह पे था sin t। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं था
ये भी पूछा गया था हमने क्वेश्चन एग्जाम में, और t इक्वल टू पाई बाई 4 भी हमने दिया था क्लास के नोट्स में, आप जाकर देखो अच्छे से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे जाके मिलेगा जब डिफ्रेंशिएशन के पैरामीटर चीज़ का डिफ्रेंशिएशन हमने आपको सिखाया था किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो उसी बेस्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था मेंस में प्रीवियस ईयर। तो प्रोसीजर वही होता है एक एक करके कि जो भी पैरामीटर होता है यहाँ पे t नाम का पैरामीटर है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो dx अपॉन dt, प्लीज़ यार नोट्स जाके देखो, क्लास में चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, उसके बाद वर्किंग आपको बहुत तेज चलने लगता है। तो dx अपॉन dt, तो यहाँ पे आप देख सकते हो t के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंस किया है, और t के रिस्पेक्ट में होता भी है, अब जाकर पढ़ो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन, ठीक है। tan t है और t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसमें कोई चेन रूल नहीं लगेगा, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला है। क्योंकि भाई जब यहाँ x होता है, यहाँ x होता है, तो tan x का x के रिस्पेक्ट में sec² x, तो बस पैरामीटर यहाँ पे सेम tt है, तो tan t का t के रिस्पेक्ट में sec², ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की। तो आपको नेक्स्ट गिवन है क्या चीज़, y इक्वल टू 3 sec t। तो यहाँ पे भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलता है, आप जाकर थ्योरी पढ़ो। तो 3d/dt sec t, तो याद करो बच्चों sec x का x के रिस्पेक्ट में होता है sec x इंटू tan x, तो यहाँ बस t लिखा है, तो प्रोसीजर वही होगा 3 sec t इंटू tan t एंड dy/dt, ठीक है। तो इस तरह से हमारा dy/dt भी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या करें, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा क्या निकालने का, नाउ dy/dx। हमेशा dy/dx निकालने का प्रोसीजर होता है पैरामीट्रिक केस में, dy/dt में डिवाइड कर दिया जाता है किससे, dx अपॉन dt से, एंड देन यू विल गेट फाइनली व्हाट, फाइनली इज dy/dx। सो dy/dt इज व्हाट 3 sec t इंटू tan t डिवाइडेड बाई 3 sec² t। मैंने dy/dt की वैल्यू ये है, यहाँ रख दिया ऊपर, और 3 sec² t नीचे है, तो उसको नीचे रख दिया, ठीक है। 3 3 खत्म, sec t खत्म, tan t अपॉन sec t बचेगा, tan t अपॉन sec t। होपफुली आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो tan t को लिख सकते हो sin t बटे cos t, और sec t एक बचेगा नीचे, तो उसको लिख देना 1 अपॉन cos t, cos से cos खत्म हो जाएगा, सिंपल नंबर बचेगा sin t। अगर बच्चों आपको नहीं पता चल रहा है, देखो यहाँ पे tan t को लिख सकते हैं sin t बटे cos t, sec t को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos t, तो cos से cos खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बच रहा है प्यारा सा नंबर sin t। तो यहां से यार dy/dx आया गाइस, लेकिन अपने को dy/dx पे संतुष्टि नहीं है, अपने को कहां पे जाना है, अपने को डबल डेरिवेटिव जाना है। तो सिंगल डेरिवेटिव निकालने का सिर्फ यूनिक मेथड है, वो है ये, सिर्फ यूनिक मेथड है पैरामीटर केस में, कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है सिंगल यहीं पे आना होता है। अब जब डबल ट्रिपल यहाँ कुछ भी लिखा जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि जब आप dy/dx निकालो तो इसी का मल्टीपल टाइम डेरिवेटिव करते रहो, जितने टाइम्स आपको चाहिए। तो यहाँ पे 2 टाइम्स चाहिए, तो 1 टाइम आ चुका है, तो बस इसके बाद हम लोग एक बार फिर से बोल दें कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x गाइस। सो नाउ स्टार्ट इज व्हाट, dy/dx एंड ध्यान है भैया, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव बनाना है, यहाँ पे x2 लाना है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा sin t, रिस्पेक्ट हो रहा है x के, फंक्शन है t का, इसलिए t को हम क्या मान के चलेंगे, x जिसके रिस्पेक्ट में होता है वही मान के चलते हैं। तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, बशर्ते x के प्लस क्या है t। फिर हमें फर्दर करना पड़ेगा dt अपॉन dx, क्योंकि ये तो x था नहीं, ये तो t था, तो t का हमें फिर करना पड़ा dy/dx। और ये पूरा मैथमेटिकली हमने आपको क्लास में पढ़ाया है, जब हायर डेरिवेटिव पहली बार आया था, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग d2y/dx2 लिखते हैं, जाकर आप थ्योरी देखो। कुछ लोग सोच रहे हो सर यहाँ पे cos t सिर्फ क्यों लिखा गया, ये क्यों लिखा गया है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे tan t को सिर्फ sec² t क्यों लिखा गया, क्योंकि t का फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में हो रहा था, इसलिए हमने आगे डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। यहाँ पे sin t है, हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए t को x मान कर दिया, और इस t का फिर से वापस करना पड़ा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं d2y/dx2 केसेस की। तो गाइज यहाँ पे cos t
और आप बताओ बच्चों dt अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, dt अपॉन डी एक्स। तो आप बताओ, आपको नहीं लगता कि dx अपॉन dt के रेसिप्रोकल लिखा है? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये dx अपॉन dt है और अपने को चाहिए dt अपॉन dx, मतलब इस टर्म्स का रेसिप्रोकल चाहिए। कितना हो जाएगा इसकी जगह 1/3 सेक स्क्वायर टी, ठीक है, सेक स्क्वायर टी। ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स गुड। सो इज इक्वल टू फाइनली सेक टी ऊपर चला जाएगा गाइस, तो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा स्क्वायर कारण। तो ये बचेगा 1/3 कॉस, ये जाएगा तो ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर टी, और ये कॉस टी पहले से अवेलेबल है, तो ये आ जाएगा कॉस क्यू टी। एंड नाउ फाइनली d2y/dx2 is equal to 1/3 cos qt. Okay, so now this is the final results. At t equal to pi/4 पे अपने को रिजल्ट चाहिए this, तो d2y/dx2 आ चुका है, इसीलिए हम t equal to pi/4 रख पा रहे हैं। यहाँ पे क्यों नहीं रखा t pi/4? क्योंकि हम सिर्फ dy/dx यहाँ पे निकाले और अपने को d2y/dx2 चाहिए, ठीक है। तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपको t को pi/4 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। तो क्या आएगा भाई, d2y/dx2 1/3 cos pi/4 q, और cos pi/4 केवल होता है 1/√2, ठीक है। 1/√2 का क्यूब कितना होगा भाई, 1/2√2, दिया जाएगा 6√2। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ d2y/dx2। ये पूरा कॉपी करते रहना, तो लास्ट में आएगा d2y/dx2। ये मैंने 11 नहीं लिखा यार, ये मतलब ऊपर वाला नीचे कॉपी करना है, ठीक है। तो d2y/dx2 का जो फाइनल आंसर आता है 1/6√2। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज 2019 में इसमें आता है भी, ठीक है। लिखा है इफ x ग्रेटर देन 1 फॉर 2x की पावर 2y इज इक्वल टू 4 इंटू e की पावर 2x माइनस 2y, देन इस पूरे कॉम्बिनेशन की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब आप dy/dx निकालो, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है इस फंक्शन का, तो जो कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसकी वैल्यू ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होगा कि फंक्शन भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे फंक्शन भी वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है। तो इस तरह क्वेश्चन में हमने बताया था, याद करो आप, fx के पावर gx, मतलब जिसमें फंक्शन वेरिएबल हो, पावर भी वेरिएबल हो। तो इस तरह क्वेश्चंस में करने का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि बोथ साइड हम लोग लॉग ले लें। यही तरीका हमने बताया था आपको, ठीक है। तो पहला स्टेप होगा बोथ साइड लॉग। तो ये लॉग की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में बेस भी वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है। इस बात से आइडिया लगता है कि हमें उसका लॉग ले लेना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं किस बेस पे ले। तो जैसा कि आप चार ऑप्शन देख सकते हो, इन सारे ऑप्शन में बेस ई पे ही काम करना है, इसलिए मैं ऑप्शंस को देख कर जज कर पा रहा हूँ कि हमें किस बेस पे काम करना है, लॉग की वैल्यू पे। तो लॉग की वैल्यू बेस ई पे चाहिए, ठीक है। तो चलो लॉग हम लेते हैं दो साइड बेस ई पे। तो यहाँ क्या जाएगा, लॉग 2x के पावर 2y इज इक्वल टू लॉग 4 इंटू ई की पावर 2x माइनस 2y, ठीक। आपको याद होगा लॉग m के पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, मतलब कि पावर सामने आ जाता है, ठीक। यहाँ पे देखो log m इंटू n के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये आ जाएगा log m प्लस log n। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग लॉगरिथम में पढ़े हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 2y, ठीक है। log m इंटू होता है तो प्लस लग जाता है, log n सेकेंड वाला। चलो अभी तक कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ गाइस, सिर्फ और सिर्फ अभी कैलकुलेशन चल रहा है। ऐसा स्टेज डेवलप कर रहे हैं जिससे कि डाटा इजी हो सके, उसके बाद हम लोग तुरंत डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखते क्या लिखा है, 2y log 2x बेस e इज इक्वल टू 4 को ले सकते हो आप 2 का स्क्वायर, 4 को ले सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। तो जो वो पावर वाला स्क्वायर है वो सामने आ जाएगा, तो 2 log 2 बेस ई, क्योंकि log m के पावर n होता है n log m के हिसाब से। अब देखो ये खुद ही पावर में बना हुआ है, दिया जाएगा 2x माइनस 2y इंटू लॉग ई बेस ई। ये पावर सामने आएगा तो log ई बेस ई बचेगा, यहाँ पे लिख दिया है। तो अब देखो ध्यान से, 2 इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड पूरे में से ये 2 बाहर आ रहा है,
और लेफ्ट साइड एक 2 पहले से अवेलेबल है, तो वो 2 बाहर निकाल के कैंसिल कर दो, तो यही सब समय होता है बचाने का, ठीक है। तो यहाँ आएगा log 2 बेस e प्लस x माइनस वाई और log e बेस ए, याद करो log a बेस ए का फॉर्मूला होता है 1, यानी दोनों सेम सेम होता है तो आंसर आता है 1, ठीक है। अब ये स्टेज हमने डेवलप कर दिया बड़ा आसान वाला। अब आप चाहो तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बहुत जल्दी आंसर आएगा। और x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें d/dx यूज करना है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो अब गाइज यहाँ पे अगर हम लोग d/dx करें तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर लगाएंगे, याद करो 2 फंक्शन या 2 से ज्यादा फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनके अलग अलग पार्ट्स का डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। ये भी एक समय बचाने का जरिया है कि मैंने फर्स्ट पार्ट का यहाँ लिखा, x का डेरिवेटिव यहाँ, y का यहाँ, ठीक है। और आप बताओ यहाँ पे हम लोग किस रूल्स को फॉलो करें, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो उसमें रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अब उस फॉर्मेट का हम लोग कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो याद करो log x का डेरिवेटिव तो 1/x, बस x के प्लेस पे 2x लिखा है, फिर 2x से करेंगे फर्दर तो हो जाएगा इंटू 2 x का होल प्लस log 2x बेस e इंटू y का फर्दर करेंगे तो dy/dx, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव करोगे आप तो ये पूरा मिला कर आएगा, फिर सेकंड एज इट इज y का डेरिवेटिव यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। राइट साइड चलते हैं, तो गाइज ये तो कोई इसमें तो कहीं x दिख नहीं रहा है, इसमें कहीं वेरिएबल x तो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये प्योर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई साहब, 0, ठीक है। x का डेरिवेटिव होता है 1, फिर हो जाएगा dy/dx, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से बचेगा y/x एंड प्लस टाइम्स log 2x बेस e इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस dy/dx, ठीक है। तो इतना हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है y/x इंटू, सॉरी प्लस है, इसमें काम कर लो dy/dx वाले पोर्शन को हम लोग एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, जल्दी आएगा। कैसे, यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर ले तो इसमें से देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड एक dy/dx पहले से अवेलेबल है यहाँ पे, तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं log 2x बेस e प्लस का 1, और जो लेफ्ट वाला y/x उसको राइट साइड शिफ्ट कर लो तो आ जाएगा माइनस का 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने y फंस रहा है, dy/dx तो आ चुका, नो डाउट dy/dx आ चुका है, और अपने को ये भी चाहिए दिस पार्ट, तो वो भी बगल में अवेलेबल है, तो हमें कुछ भी अलग से काम करने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिख लो। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मुझे इस जगह का होल स्क्वायर चाहिए, अभी होल स्क्वायर नहीं आया, तभी हम बन भी जाएगा, चिंता नहीं करना। अब कैसे सोचे कि इस स्टेप्स के बाद क्या करें, तो ये डिसाइड करेगा कि ऑप्शंस क्या है। यहाँ देखो आप सारे ऑप्शंस में सिर्फ x के टर्म दिख रहे हैं, कहीं भी ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे y दिखता हो, सारे नंबर सिर्फ x के टर्म दिख रहे हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ से हम लोग y की वैल्यू कैसे निकालें, दिस y तो अभी आया नहीं, ठीक है, y तो अभी आया नहीं, तो y कैसे निकालें, तो उसके लिए हम लोगों ने जब log लिया था, अब जाकर वहां पे देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि y की वैल्यू क्या आया था। मैं इस पार्ट से मैं आपको आइडिया देता हूँ यहाँ पे कि y की वैल्यू कितना निकल के हम लोग निकाले थे, ठीक है। अब जाके देखो शुरुआत में जब हमने बोथ साइड log लिया था
जब बोथ साइड लॉग लिया था, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके कॉपी में अवेलेबल है। तो आप जब लॉग लिए थे तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा था आपके सामने, मैं बस यहाँ लिख के दिखाता हूँ, y log 2x बेस ही आया था। आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है यही आया था। इतना आया था जब हम बोथ साइड लॉग लेके कैलकुलेशन किए थे, तो इतना आया था। तो यहां से आपको y निकालना पड़ेगा, तो y के लिए आपको शिफ्ट कर लो एक तरफ, तो ये माइनस वाई इधर आएगा, प्लस वाई हो जाएगा, तो y कॉमन लेने तो ये बन जाएगा। तो सिर्फ बचता है x प्लस लॉग 2 बेस e। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, x प्लस लॉग 2 बेस e डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग 2x बेस e। ठीक है, तो ये जो सोर्स है, ये कैसे पता किए हैं कि क्वेश्चन से हमें y निकालना पड़ेगा, क्योंकि dy बाई dx इतना बन चुका था, साथ में ये भी आ चुका था, लेकिन हमारे जो 4 ऑप्शन है इसमें किसी भी ऑप्शन में y नहीं दिख रहा है, बट हमने डेरिवेटिव किया तो इसमें y दिख रहा है। तो इसलिए इस y को मुझे हटाना था, तो इसको हटाने के लिए आपको ये सोर्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक, आपके कॉपी में आई होप ये अवेलेबल होगा। अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। कितना आ जाएगा भाई, 1 माइनस वाई प्लस क्या है, x प्लस लॉग 2 बेस e एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग 2x बेस e। और हमारा नंबर खुद का पहले से, ये तो y की प्लेस हो गया, पहले से एक नंबर लिखा है, क्या है, 1/x। ठीक है, तो बस आंसर आ चुका है, फाइनल है। अभी मैं इसका हो सके तो अल्टरनेट भी बता दूंगा, ठीक है, 2 लाइन में लग जाएगा वो भी। अल्टरनेट मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चे इसको प्रीफर भी करेंगे। तो राइट हैंड साइड का अगर एलसीएम ले तो यह आएगा 1 प्लस लॉग 2x बेस e। ठीक है, 2x बेस e। इधर सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस एक्स लॉग 2x बेस e माइनस एक्स माइनस लॉग 2 बेस e। तो x x खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इस पार्ट का जो सिर्फ 1 प्लस के लॉग वाला मटेरियल है, ये इसको हमें इधर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अब रीजन है क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स चाहिए, तो डी बाई डी एक्स अवेलेबल है, उसका एक हिस्सा भी अवेलेबल है, बस एक हिस्से की जरूरत है, तो इसलिए इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ये आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 2, यानी कि ये फाइंड वाला डाटा पूरा कंप्लीट अपीयर हो जाएगा। ठीक है, मैं अब इसको मिटा सकता हूँ, आपने एक कॉपी में लिखा होगा इसलिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या करें। तो 1 प्लस लॉग 2x बेस e का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ऊपर बच जाएगा आपका x लॉग 2x बेस e माइनस लॉग 2 बेस e एंड होल डिवाइडेड बाई x। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही है। सो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज डन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज डन। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये पहले मेथड से थोड़ा सा लेंदी भी गया है, अगर बिना प्लान किए फालतू में अगर लग गया डिफरेंशिएशन करने पे तो ये इतना काफी सारे लेंदी गए। अब मैं इसको थोड़ा सा अल्टरनेट बताता हूँ। अल्टरनेट से आपका एक लाइन में आ जाएगा। क्या अल्टरनेट है ये देखते हैं। तो अब हम चलते हैं अल्टरनेट मेथड से। तो जैसे कि हम लोग अभी प्रीवियस मेथड से हमने देखा कि यहाँ से जो y की वैल्यू आया था मैथमेटिकली आफ्टर बोथ साइड लॉग, मैंने जो अभी यहाँ पे लिखा था कॉपी में देख लो अगर बनाए हो तो। ठीक है, तो वहाँ पे जो y की वैल्यू आया था गाइस, हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो y इक्वल टू, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो बोथ साइड लॉग लेके सेट कर सकते हो। अब क्योंकि मैं अल्टरनेट बता रहा हूँ तो अल्टरनेट में तो ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा ना। तो बोथ साइड हम लॉग लेते हैं बेस ई पे, तो कितना आ जाएगा, लॉग 2x के पावर 2y बेस ई लॉग 4 इंटू ई की पावर 2x माइनस 2y बेस ई। ठीक है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा छोटा सा। यहाँ पे लॉग m इंटू एन लगेगा, तो 4e प्लस लॉग ई की पावर 2x माइनस 2y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे रिड्यूस करने का क्या तरीका भाई, 2y लॉग 2x बेस e, यहाँ पे फॉर्मूला
2 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर सामने आ जाएगा क्योंकि log m के पावर n पढ़ाते हैं हम लोग n log m। ठीक है, यहाँ पे ये पावर है तो पावर सामने आ गया। तो देख लो यार, मैंने शुरुआत में 12 बोलता रहता हूँ, लगभग हर लेक्चर में बोल ही देता हूँ कि आपको वो 3-4 टॉपिक आने चाहिए। यही 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आगे चल के आपको कैलकुलेशन में सिर्फ काम आता है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं, फिनिशिंग तक जाते जाते आपको 4 चैप्टर में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज हो ही जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो अब बात करें, देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लें तो इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y log 2x बेस c, यहाँ बचेगा log 2 बेस c, यहाँ बचेगा x माइनस वाई, और log a बेस a का फॉर्मूला होता है 1, तो उस हिसाब से सेम होता है तो 1 हो जाता है। तो लिखिए ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो y एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, तो इस y को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो तो यह आ जाएगा 1 प्लस log 2x बेस e इज इक्वल टू x प्लस log 2 बेस e। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस आगे पीछे लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस log 2 बेस e एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस log 2x बेस e। शुरुआत में हमें देखने में ये इम्प्लिसिट फंक्शन लग रहा था। क्यों कह रहा हूँ भाई? क्योंकि y एक से ज़्यादा बार दिख रहा है अपने को, लेकिन बाई चांस बाई कैलकुलेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वास्तव में एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट बोले तो y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का है, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का है। तो बस आपको इस स्टेप पे डेरिवेटिव करना है। कौन से कॉन्सेप्ट से? डिवाइड रूल से। ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन, तो डिवाइड रूल से जैसे डिफरेंस करेंगे तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर का हमेशा होल स्क्वायर आता है, तो जब होल स्क्वायर आएगा तो ये वाला बन जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड। ठीक है, तो वही स्टेप अब हम जा रहे हैं यहाँ पे फॉलो करने। आप चाहो तो इसको नोट कर लो। सो नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो रूल क्या कहता भाई? डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो इसमें न्यूमरेटर में ये लिखा है x प्लस log 2 बेस c, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और log 2 बेस c का डेरिवेटिव 0, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस log x का होता है 1 अपॉन एक्स, फिर 2x का करेंगे तो हो जाएगा 2। और इस प्रोसेस में हमेशा डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर बनता है। ये तो फॉर्मूले का रूल है कि डिनोमिनेटर में हमेशा होल स्क्वायर आता है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो देखो यार ये स्मूथ है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एकदम जल्दी से आंसर आ जाएगा। वो तो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के डिपेंड करता है कि आप कितना लिखते हो। ठीक है, एग्जाम में कितना लिखते हो इस बात पर डिपेंड है। 2 से 2 खत्म। ठीक बच्चों, अब ये तो सिर्फ 1 है, तो 1 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यही बनेगा सिर्फ, माइनस ये सिर्फ x बच रहा है। ठीक है, तो इस x से 1 बाई एक्स जो दिख रहा है ये वाला x, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यह जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग 2 बेस e डिवाइडेड बाई एक्स, और नीचे वाला पूरा इधर कर दिया हमने। तो ये x कैंसिल होकर बचेगा 1। ठीक है, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा बड़े आसानी से। तो बस अगला आंसर है। कितना जाएगा भाई? 1 प्लस लॉग 2x बेस e इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1, दिस इज द 1 ओनली, तो ये 1 कैंसिल हो गया, तो बचेगा एलसीएम के बाद x, x के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा x इंटू लॉग 2x बेस e, जैसे एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो सब एक ही बात है, बट वो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो शायद आपको लगता होगा यार ये कितने सारे मेथड्स हैं। सब जब आप सीख जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार तो क्या जिस वे में करें फाइनल प्रोडक्ट सेम होता है। कुछ रूल होते हैं जिसको बस ध्यान रखने होते हैं, बाकी आप अपने इच्छा अनुसार भी डिफरेंशिएशन थिंकिंग किया करो। ठीक है, लेकिन जो 12th पास आउट है उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके उन्हीं लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, नोट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ।
यहाँ लिखा है इफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ डैश 1 इक्वल टू 3, देन द डेरिवेटिव ऑफ, इस बड़े से नंबर का डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव किस एक्स पे बताना है आपको, 1 पे। तो क्योंकि ये क्वेश्चन किसी चीज़ के इक्वल में तो लिखा नहीं है, तो मैं इसको अपने कंफर्टेबल के लेट कर लेता हूँ। ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है वो है y के इक्वल, मतलब जो क्वेश्चन दिखा है इसको हमने y मान लिया। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा समझने के लिए, बस इसलिए, ठीक है। यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव बोले तो विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे पता चल रहा है कि x के रिस्पेक्ट में करना है, कहीं तो बोला ही नहीं किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये सारे फंक्शन x के वेरिएबल में, इससे पता चलता है कि ये x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स और ये आएगा डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स आ गया। अभी राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करना बचा है, क्योंकि इनके बगल में डी बाई डी एक्स अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। अब कैसे डेरिवेटिव करें भाई, तो देखो यहाँ पे चाहो तो इसको मिटा दो। अब ये उस बच्चे को बहुत अच्छे समझ में आएगा जो चैन रूल अच्छे समझता हो। मैं थोड़ा सा आपको चैन रूल के बारे में याद दिला दूं कि हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स होता है डायरेक्टली एफ डैश एक्स, ये सिंबल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डी बाई डी एक्स एफ एक्स का सिंबल होता है डैश, लेकिन ये तभी होता है ना जब बाहर वाले एफ के बाद जो लिखा हो वो एक्स लिखा होना चाहिए, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में बाहर वाला एफ के बाद एक्स नहीं लिखा है, एक्स के प्लेस पे ये बड़ा सा नंबर लिखा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, चैन रूल, मतलब इसको हम एक्स मान के चलेंगे। तो क्या रूल होता है भाई, एफ डैश लगा दिया। अब आपने किसको एक्स माना, एफ ऑफ एफ एक्स को, तो इसलिए उसका फिर से डेरिवेटिव होगा, खत्म, ओके। याद करो x के पावर n टाइप का फॉर्म हम लोग जानते हैं, क्या होता है भाई, 2x के पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ तो x तो था नहीं, इसलिए इसका मुझे फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा fx का। तो गाइज अभी भी डेरिवेटिव फिनिश नहीं हुआ है, अभी भी मुझे डी बाई डी एक्स दिख रहा है। जब तक डी बाई डी एक्स हटेगा नहीं तब तक आप डेरिवेटिव करते चलोगे। अब बताओ, फिर से बाहर f है तो अंदर अब x का काम क्या कर रहा है, fx। तो इस f इसको x अगर मान लें तो ये हो जाएगा f डैश x, ठीक। और फिर इस fx का डेरिवेटिव करेंगे आगे डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स, उसे हम शॉर्टकट में क्या ले सकते हैं, f डैश x, ठीक है। ये बस मैं आपको समझाने के लिए सिंबल बताया था यहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा भाई, 2fx 2 माइनस 1 1 लिखे है ना, लिखे, और ये फिर मिला के शॉर्टकट में हो जाएगा f डैश x। गाइज आप देख सकते हो राइट हैंड साइड कहीं भी डी बाई डी एक्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब जैसे डेरिवेटिव हो चुका है तो अब आपको पुट करना है x इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ x दिखेगा आफ्टर डेरिवेटिव वहाँ वहाँ 1। तो जैसे यहाँ x दिखा है तो 1 रखो भाई, क्या आएगा, f डैश f1, ठीक। आगे बढ़ो, इंटू f डैश f1 इंटू f डैश 1, ठीक, प्लस 2 टाइम्स f1 इंटू f डैश 1, ठीक है। अब ये कुछ सोर्स दिए हैं, इन सोर्स का हमें यहाँ यूज करना है, फाइनल आंसर यू विल गेट। क्या आएगा भाई, देखो f1 को कितना है, दिस पार्ट, तो f1 गया 1, f डैश 1 की वैल्यू क्या है, 3। देखो यार यहाँ भी f1 था ना, इसलिए मैंने 1 रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ो, 2 टाइम्स f1 की वैल्यू है 1, f डैश 1 की वैल्यू है 3। देखो फिर से f1 बचा यहाँ पे, तो f1 की वैल्यू फिर से रखेंगे 1, तो ये आएगा f डैश 1 इंटू f डैश 1 इंटू 3, 3 टू 6, f डैश 1 है 3 3 3 प्लस 6, 27 प्लस 6, सो 33 इज द फाइनल आंसर। तो ये अपने आप में बहुत बेटर एग्जांपल है। अगर आपको लगता है कि कॉपी में कहीं स्पेस है, तो जब हमने आपको चैन रूल पढ़ाया था तब चाहो तो उस नोट्स के बाद इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना,
ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आई थिंक लास्ट में जब चैन रूल का चैप्टर खत्म हुआ था, वीडियो खत्म हुआ था, उसके बाद में चाहो तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ज़्यादा बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि चैन रूल किस तरह के और भी सिचुएशन में लगते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में चैन रूल कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यार एफ एक्स होता है तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, एक्स के प्लेस पे बड़ा सा नंबर था, इससे पता चलता है कि चैन रूल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। तो एक नया एग्जाम्पल लेते हैं मेंस का, ये भी 2019 में आया था। इफ e पावर y प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए, क्वेश्चन देख के आपको पता चल गया होगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y एक से ज़्यादा बार दिख रहा है अपने को। द ऑर्डर पेयर dy बाई डी एक्स कामा डी टू वाई डी एक्स, ये पूछने का बस एक तरीका है, बट इसका कोई खास मतलब नहीं निकल के आता है कि बहुत डिफिकल्ट बात है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बताना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो कुछ आता है x इक्वल टू 0 रखने पे, उसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ रख देंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पे जो कुछ आएगा यहाँ रख देंगे, तो जो दोनों आएगा वो आंसर आपको ऑप्शन वाइज दिया है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो हम आपको बार बताते हैं कि जिस x पे वैल्यू आपसे पूछा जाए उस x को सबसे पहले हम फंक्शन में रख के y निकालते हैं। तो फाइंड y पुट x इक्वल टू 0, सबसे पहला स्टेप यही होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 रखेंगे, तो ये आएगा 0 इंटू y, तो e पावर y इज इक्वल टू e, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी कि आपको फाइंड करना है मैथमेटिकली dy बाई डी एक्स कामा डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पे, ये हमें फाइंड करना है। क्योंकि x इक्वल टू सिर्फ 0 लिखा था, लेकिन हमने बाद में देखा कि गाइस यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ रहा है, तो मेन फाइनल बात ये निकल के आता है। ठीक है, चलो अब भाई आगे बढ़ते हैं। अब लग जाना है काम पे, डेरिवेटिव काम पे। ठीक है, तो गिवन है डाटा आपको e की पावर y x इंटू वाई इक्वल टू e। अब गाइस यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें d बाई डी एक्स दिख रहा है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा d बाई डी एक्स e की पावर y, तो याद करो प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन समेशन में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो e की पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, e की पावर y, अब क्योंकि ये y है ये x है, इसलिए मुझे ऊपर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस यहाँ प्रोडक्ट लगेगा तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। e एक कांस्टेंट है तो राइट साइड इज इक्वल टू 0। ओके, सो फाइनली गाइस डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आता है यहाँ पे स्टूडेंट, तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा e पर y प्लस एक्स, इस y को राइट हैंड साइड भेज दो तो हो जाएगा माइनस y, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई अपॉन e पर y प्लस का x। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे 1 रखेंगे। तो जब y की जगह पे 1 रखेंगे तो ऊपर आएगा 1, यानी कि माइनस का 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा e पावर 1, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रहा है आफ्टर दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट माइनस का 1 अपॉन ए। अब भाई चार ऑप्शन में बताओ डी वाई बाई डी एक्स यानी जो पहला नंबर लिखा है वो माइनस का 1 अपॉन ई कहाँ कहाँ है, तो एक है सेकंड ऑप्शन, एक है थर्ड ऑप्शन में और एक है फोर्थ ऑप्शन में। तो अगर आपको पास अगर अगला नहीं भी निकाल पाते हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तुक्का किस पे मारना चाहेंगे हम लोग, या तो सी पे या तो डी पे, क्योंकि अगर एक निकाल लियो तब बात कर रहे हैं। लेकिन आज जब आप इतना मेहनत कर ही लियो तो तुक्का की बात ना किया जाए, अब हम लोग डबल डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सबसे इजी चैप्टर डिफरेंशिएशन होता है पूरी कैलकुलस में, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की। तो डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे भाई, अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव के लिए प्रोसीजर है, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, एक बार फिर से करना, तो कितना आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब इसका करेंगे माइनस, चाहो तो बाहर निकाल लो, सबसे बाहर माइनस लगा है ना, सबसे बाहर निकलो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब करेंगे हम लोग इस फंक्शन को एज इट इज ऊपर रखेंगे और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, फॉर्मूले में होता है माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज इस पार्ट का डेरिवेटिव, यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स ई पावर वाई प्लस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई ई पावर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ये आ जाएगा आपका d2y/dx2। ओके, अब क्योंकि d/dx यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आप चाहो इस जगह पे d/dx प्लेस पे ये क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो समय बचाने के लिए। क्या करें, तो d/dx के लिए कितना है, ये पूरा डाटा है -y/e⁻y+x। देखो यार, अब मैं चाहूँ तो इसको बहुत जल्दी भी लगा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कैसे, मैं x = 0 रख के यहाँ पे वैल्यू देख लिया हूँ, यहाँ पे ये दोनों रख के कि -1/e आता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे -1/e रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा चाहता हूँ कंफर्टेबली काम करो, तो इसलिए थोड़ा मुझे लिखना पड़ रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ का समेशन है, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डेरिवेटिव, तो e⁻y × dy/dx एंड प्लस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, बस सब कुछ खत्म हो चुका है माहौल। अब हमारा फाइनल आंसर गाइस आने वाला है माइनस का y माइनस, ठीक है, -y × e⁻y dy/dx। तो फिर से आप चाहो तो ये रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जाएगा -y/e⁻y+x एंड माइनस का y और नीचे आएगा पूरे डाटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब हमने d2y/dx2 भी डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये रहा dy/dx, ये रहा सेकंड डेरिवेटिव। तो जैसे ये दोनों फाइंड हुआ, लास्ट में आपको x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो गाइज अब आपका फाइनल आंसर आने वाला है x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, यहाँ और यहाँ रख के करस्पॉन्डिंग dy/dx एंड d2y/dx2 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या x है क्या y है, x = 0 एंड y = 1। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो dy/dx कितना आएगा भाई, एट x = 0 एंड y = 1 पे कितना आएगा, चेक करो। y की जगह पे जब 1 रखेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/e। अब हम बात करते हैं d2y/dx2 के लिए, क्या करें, वही करेंगे और क्या, बाहर है सबसे पहले माइनस, देखो यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे 1, ठीक है, y की जगह पे रखेंगे 1, यह आ जाएगा -1 1 × 1 × -1 डिवाइडेड बाई e⁻1 × 0 माइनस का 1, नीचे आ जाएगा e⁻1 + 0 का होल स्क्वायर। अब ऊपर कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो चुका है, क्योंकि माइनस 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 का 2 एंड माइनस माइनस प्लस का 1। अब क्योंकि ये नीचे e बच रहा है, एक e ऊपर है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा एंड e के स्क्वायर, -2 + 1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/e²। तो गाइज इतना मेहनत करने के बाद हम लोग यहाँ जज कर सकते हैं कि एग्जैक्ट हमारा आंसर क्या आएगा। तो जिसमें y की वैल्यू यानी कि d2y/dx2 की जो प्लेस है वो है 1/e² और dy/dx का प्लेस है -1/e। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो इजी कहूँगा इसे, लेकिन लिखना ज़्यादा है। तो डिफ्रेंसिएशन में एक खास बात होता है, उसे लिखना बहुत पड़ता है। ठीक है, और अगर यह डिफ्रेंसिएशन एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ जाता है तो बड़ी किस्मत की बात होती है, क्योंकि अगर आ गया तो बच्चे उसको पहले ढूंढ के करते हैं कि चलो इसको निपटा दिया जाए, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले याद होते हैं, हमारे काम बन जाते हैं। वही 2-4 रूल है, प्रोडक्ट रूल, पैरामेट्रिक एंड ऑल द थिंग्स। ओके, छोटे रूल है। सबसे कम फॉर्मूला अगर है तो है डिफ्रेंसिएशन में, वो 17 फॉर्मूले के बाद की बात कर रहे हैं। और अगर ये सीख गए तो आपके आधी कैलकुलस में पूरी जगहों पे कंफर्टेबली काम आएगा, पूरी जगहों पे आधी कैलकुलस में, ध्यान रखें। और जब इंटीग्रेशन सीख जाओगे तो आधे इंटीग्रेशन में, मतलब आधे कैलकुलस में, ये दोनों चीज़ से हमारा पूरा कैलकुलस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं 2020 क्वेश्चंस करने। तो JMS 19 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, बट मैंने उसको चूज़ किया है जो बेटर थे। ठीक है, बाकी आप खुद से कर सकते हो असाइनमेंट के साथ। अब चलते हैं 2020 के जितने भी मेंस में आए हुए हैं उसको करते हैं। क्या लिखा है, लेट x = 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा एंड y = 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, देन द वैल्यू ऑफ d2y/dx2 एट थीटा = पाई इज। तो आपको याद होगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया है, पैरामीटर वाला याद है आपको। मैंने कहा था टी नाम की जगह पे कई बार थीटा भी होता है। तो हमारे जितने भी 12th लेवल की बात करें
कंपटीशन लेवल में, तो उसमें 2 ही पैरामीटर पे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेगा। आई थिंक मैं इसको 100% भी कहने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि टी दिखता है या फिर थीटा दिखता है, ये 2 पॉपुलर वेरिएबल है जो पैरामीटर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा अवेलेबल है, इस बात से हमें पता चल चुका है पैरामीट्रिक क्वेश्चन है। लेकिन खास बात ये गाइस, वहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव पहले आपको सिंगल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और सिंगल डेरिवेटिव निकालने से पहले आपको ये जज करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं पैरामीटर क्वेश्चन में जो पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी बाई डी थीटा 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक, कितना आएगा? दोनों का अलग अलग डिफरेंस है, तो इसका अलग इसका अलग, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को होगा कॉस थीटा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे 2 थीटा है, इसलिए उसका मुझे फिर से करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा का 1 2 का 2। ठीक है, तो ये रहा रिड्यूस करने के बाद dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू। यदि मैथमेटिकली अगर बात करें तो ये आ जाएगा, यहाँ से dx अपॉन डी थीटा हमारा बन चुका। ठीक है, अब हम लोग लगते हैं काम पे किसके, dy बाई डी थीटा के लिए। तो उसके लिए अपने को y चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक, तो फिर से वही स्टेप्स है जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग पार्ट का डेरिवेटिव किया है, उसी तरह से हम करना है। तो cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा को होगा sin थीटा माइनस में, लेकिन बार माइनस एक माइनस पहले प्लस हो जाएगा, फिर 2 थीटा करेंगे तो हो जाएगा मैथमेटिकली 2। तो गाइज यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें, देखने में अच्छा लगे, तो sin 2 थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। ठीक, तो dx अपॉन डी थीटा आ चुका है, dy बाई डी थीटा आ चुका है। अब हम लोग काम करेंगे किस चीज की वैल्यू पे, फाइनली dy बाई dx। तो इसके लिए क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा को ऊपर रखेंगे और dx अपॉन डी थीटा को नीचे। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको पैरामीटर टाइप के क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा। अब बच्चों यहाँ पे अब आपको डाउट होना स्टार्ट होगा। डाउट का मतलब है कि अगर कुछ चीजें यहाँ पे अगर सोच लेते हो तब आपका कैलकुलेशन इजी होगा, अगर आप नहीं सोचते हो तो यहाँ से भी हो सकता है कि एक पेज आगे बढ़ जाए, मे भी ऐसा हो सकता है। जैसे मैं अगर बिना कुछ सोचे समझे काम करूँ तो मुझे डबल डेरिवेटिव तक जाना है, तो इसमें बोथ साइड हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जब इस साइड डेरिवेटिव करेंगे तो ये डिवाइड रूल के कॉन्सेप्ट से डेरिवेटिव होगा, फिर कहीं ना कहीं ऊपर डी थीटा अपॉन डी एक्स भी आएगा, फिर यहाँ से रेसिप्रोकल करके उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर होगा। ठीक है, काफ़ी सारे लॉन्ग प्रोसीजर होंगे। लेकिन अगर आप टेक्नोमेट्री को ध्यान से देखो तो ये कुछ कहना चाह रहा है हमसे। क्या कहना चाह रहा भाई, अब जो करने जा रहे हैं ये इजी है अगर ये सोचते हो तो। देखो यार, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, आपको टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो में पढ़ाया गया है। साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी, तो 2 थीटा प्लस थीटा यानी कि 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा थीटा बाई 2। नीचे है cos सी माइनस cos डी, याद करो cos सी माइनस cos डी में साइन चलता है। क्या आएगा भाई, 2 साइन सी प्लस डी, ये हो जाएगा 3 थीटा बाई 2। लेकिन ये एक स्पेशल फॉर्मूला होता है जिसमें सी माइनस डी बाई 2 ना होके डी माइनस सी बाई 2 होता है, साइन सी माइनस सॉरी cos सी माइनस cos डी के केसेस में। ठीक है, तो d का वैल्यू है 2 थीटा एंड c की वैल्यू थीटा है, तो 2 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा थीटा बाई 2। तो ये पोर्शन इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये होगा बेसिकली cot 3 थीटा बाई 2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो बहुत ही छोटा डाटा बन चुका है। इसीलिए टेक्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर टेक्नोमेट्री दे दिया तब तो नुकसान हो गया, क्योंकि वो कुछ अनदर चैप्टर दे के उस चैप्टर को भी कवर कर लेंगे और टेक्नोमेट्री कवर कर लेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, प्योर टेक्नोमेट्री पे थोड़ा बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है आना,
लेकिन जब से एंटी होने लगा है कहीं ना कहीं मिल ही जाता है देखने को। आइडेंटिटी रेशियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, तो अब ये छोटा डाटा बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पे फर्दर डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमने डाटा छोटा कर दिया है। तो अब हम जैसे d2y/dx2 करेंगे, मैं चाहूँ तो यार इसको मिटा सकता हूँ, अब किसी काम का नहीं है। तो अपने कॉपी में इसके बाद आपको इस रो में लिखना है, मतलब इस कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, d2y/dx2 इज इक्वल टू d/dx cot 3 θ/2। cot x का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर, ठीक बच्चों, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब बात करें, ये है x और यहाँ पे थीटा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है थीटा का। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम लोग x मान के डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं। अब जिसको x मानते हैं उसका फर्दर डिफरेंस करेंगे, तो 3/2 और थीटा का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dθ/dx, ठीक है। तो ये जाएगा d2y/dx2। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा dθ/dx और यहाँ है अपना dx/dθ, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हमें यहाँ पे लाना है। किस तरह लाएंगे भाई, ये हो जाएगा आपका फाइनली -3/2 कोसेक स्क्वायर 3 θ/2 इंटू 1/2 टाइम्स this 1/2 times cos theta minus cos 2 theta, cos theta minus cos 2 theta। ठीक है, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आपको फाइनली पुट करना है थीटा इज इक्वल टू पाई, क्योंकि हमने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया है और थीटा इक्वल टू पाई पे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है गाइस। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं अच्छे से। तो d2y/dx2 2 2 जा 4 कोसेक 3π/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोसेक π/2 की जो वैल्यू होता है वो होता है -1। अभी हम करेंगे, थीटा जब पाई रख देते हैं तो ये आएगा cos पाई माइनस का cos 2π। देखो यार हमने ग्राफ पढ़ा दिया, अब ग्राफ से चीजों को समझो, ज्यादा बेटर होगा। कोसेक का मालूम नहीं आता तो आप sin 3π/2 निकाल लो, sin 3π/2 ग्राफ बनाओ और 3π/2 पे लोकेशन जाके देखो, उसकी वैल्यू -1 आता है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, d2y/dx2 इज इक्वल टू -3/4 कोसेक 3π/2 की वैल्यू होता है -1 का स्क्वायर 1 cos पाई की वैल्यू होता है, मैं थोड़ा देख लूँ ग्राफ से, यहाँ होता है पाई का लोकेशन, यहाँ होता है 2π का लोकेशन। तो cos पाई की वैल्यू है -1, ध्यान से देखो यहाँ पे cos पाई की वैल्यू -1 आएगा, 2π की वैल्यू है +1, ठीक है। तो हमने ग्राफ से जज कर लिया, अगर आपको नहीं आया तो ग्राफ से सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो -3/4 -1 का स्क्वायर 1 इंटू -2, ये माइनस माइनस खत्म, 3 and 4 2 जा 8। तो यहाँ से d2y/dx2 आता है 3/8, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नया एग्जाम्पल 2020 में वो भी आया था। तो नया एग्जाम्पल है, ये भी 2020 में आया था मेंस में, जनवरी फेज का है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले समझते हैं क्या मीनिंग है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनका कहना है कि ये कोई फंक्शन है जिसमें a और k जो ये दोनों नंबर है वो पॉजिटिव है, ये a वाला और ये k वाले, ठीक है। और dy/dx प्लस दिस इक्वल टू 0 देन k इज व्हाट। कहने मतलब है जब इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर वो इस तरह का दिखता है या आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से, तो आपको बताना है कि ऐसा क्या k रखने पे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते समय ये रिजल्ट्स आएगा। तो कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा मनमौजी काम करने लगते हैं अपनी मनमानी टाइप का, कि k की वैल्यू ऑप्शन में रख कर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो गाइज ये बहुत टाइम लॉस होगा, हो सकता है किस्मत खराब हो और शुरुआत के 3 में ना मिले, लास्ट वाला शायद सही हो, तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इसको डिफरेंशिएशन करो और इस फॉर्मेट का कन्वर्ट करने का प्रयास करो।
और वो हो भी जाएगा कन्वर्ट, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन यार उसमें इजी ही आता है। ठीक है, तो आप बात करते हैं आप क्या लिखें, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा भाई, तो x पावर k का होगा k इंटू एक्स पावर k माइनस वन प्लस y पावर k का होगा k इंटू वाई पावर k माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और एक पावर k कांस्टेंट होगा क्योंकि इसमें न कहीं x दिख रहा है न कहीं y, इसलिए उसका वैल्यू हो जाएगा 0। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जहां भी y दिखता है इस पूरे चैप्टर्स में वो हमेशा वेरिएबल ही होता है 12th लेवल की पूरी बात करें, क्योंकि y इक्वल टू हम लोग fx बोलते हैं, नहीं y इक्वल टू fx मतलब x का फंक्शन है y, तो x लिए हम लोग y को वेरिएबल लेके चलते हैं। ठीक, एक नंबर है तो इसलिए 0 हो गया। गाइज यहाँ पे k दिख रहा है आपको, 30 से डिवाइड कर दो तो बच्चों सिर्फ बचता है x पावर k माइनस वन वाई पावर k माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स का कोएफिशिएंट बाजू में 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, इसलिए मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। तो जब इस पार्ट से डिवाइड करूँगा तो यह आ जाएगा x अपन वाई k माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस का डी वाई बाई डी एक्स बन चुका है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप्स है कंपैरिजन करने के लिए, यहाँ पे y अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे है x अपॉन वाई। तो एक काम कर लेते हैं, अगर इसको हम लोग y अपॉन एक्स करेंगे तो पावर माइनस वन आ जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी देख सकते हो क्लास 7 का यूज हो रहा है, रेडिकल इंडिसेस टाइप के चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथमेटिक्स। तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा y बाई एक्स, यह आ जाएगा 1 माइनस का k। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमने बना लिया उस फॉर्मेट का जिस फॉर्मेट का आपको क्वेश्चन में डेरिवेटिव का इंफॉर्मेशन दिया है। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बताओ 1 माइनस के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। दिस इज द 1 माइनस के एंड दिस इज द 1/3। कंपेरिजन हम तभी कर पा रहे हैं जब इस फॉर्मेट का एग्जैक्ट डाटा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो गाइस यहाँ से के की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। तो देख सकते हो कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो 2/3 आ गया बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक नया एग्जाम्पल करते हैं, ये भी मेंस में आया था 2020 में। ठीक है, तो डाटा दिया है y और यहाँ पे अल्फा लिखा है, तो ये अल्फा ही बता जाता है कि जो राइट साइड है वो अल्फा का फंक्शन है। जैसे यहाँ पे अगर x लिखा होता तो ये x का फंक्शन होता, तो यहाँ पे जो अल्फा है वो वेरिएबल है, क्योंकि y इक्वल टू समथिंग अल्फा है तो अल्फा का फंक्शन यहाँ दिख रहा है, इसलिए अल्फा को हम वेरिएबल बोल रहे हैं। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो जो हमें फाइंड करना है गाइस, डी बाई डी अल्फा। इससे क्या समझ में आता है कि आपको अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, जो नीचे वाला डी के बगल लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये वाई अल्फा बस बताने का ये मकसद है मेन। तो मैं इसको वाई ही लिख सकता हूँ बट माइंड में चलेगा कि अल्फा का फंक्शन है। ठीक है, अब देखो यार अगर आप यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी अल्फा किए, गलती से भी किए तो आंसर तो आएगा, लेकिन आपकी हालत खराब हो जाएगी इसको डिफ्रेंशिएशन करते करते, क्योंकि बहुत करोगे तो ये रूट एक्स के हिसाब से करोगे 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर वाले करोगे लगभग सुसाइड के बराबर ही होगा ये क्वेश्चन को इसी स्टेप पे डेरिवेटिव करना। ओके, तो क्या करें भाई, तो इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में जो आइडेंटिटी रेशियो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कैलकुलेशन इजी करने के काम आता है। ठीक है, तो क्या करें, पहले हम बिना किसी सॉल्यूशन के काम करते हैं। tan अल्फा को ले सकते हो sin अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा, cot अल्फा देख सकते हो cos बटे sin। और अगर आप ध्यान से मेरे से पढ़े हो आइडेंटिटी रेशियो तो आप जाके देखना यार, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कराता रहता हूँ। इतना क्वेश्चन हमने आपको प्रूविंग के लिए कहीं ना कहीं कराया था, जब sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे, कहीं ना कहीं मैंने कराया था। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, 1 + tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, थीटा जगह बस अल्फा लिखा है। 1/sin गाइस कोसेक थीटा होता है, तो ऊपर चला जाएगा तो कोसेक स्क्वायर अल्फा हो गया। अभी कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ मैनिपुलेशन चल रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स देखो ये sin स्क्वायर अल्फा, ये cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका sin अल्फा इंटू cos अल्फा। और आप बताओ 1/sec स्क्वायर अल्फा, दिस इज अगर मैं यहाँ पे 1 बोल दूं कि 1/sec स्क्वायर अल्फा तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब
एक कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा खत्म हो जाएगा, नो डाउट, सही है। 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा गाइस होता है 1, और ये बचेगा ऊपर से कॉस अल्फा, नीचे है साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 कॉट अल्फा, ये होगा 1, ये बचेगा कॉस अल्फा और नीचे साइन अल्फा, तो कॉस बटे साइन कॉट थीटा होता है, आपको पता होगा, हॉट फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको। अब बात करते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप से कॉट अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा, अगर आप स्टूडेंट ध्यान से देखो तो गाइज ये किसी ना किसी चीज का फॉर्मूला आपको नजर आएगा, तो ये है फॉर्मूला 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान है यार, अभी डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया है, लेकिन जब इंटीग्रेशन पढ़ना उससे पहले आपको आइडेंटिटी रेशियो को फॉर्मूले एकदम जुबान पे होने चाहिए, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला जुबान पे होना ही चाहिए अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो, क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, आपको 12th लेवल में तो यूज़ होगा ही होगा, आगे चलकर मतलब इनके बिना कोई पढ़ाई है ही नहीं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आगे चलकर हाई स्टडी में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए यार ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है और आगे चलकर भी काम आएगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि क्या हम लोग इसको इस तरह लिखें, क्योंकि किसी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा मॉड के साथ लिखते हैं। मैं यहाँ पे मॉड को प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमें अल्फा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है, हमें ये डिसाइड करेगा कि क्या सिचुएशन कैसे कैसे है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए। अब आपसे पूछा गया है कि अल्फा की वैल्यू 5π/6 की वैल्यू बताओ प्लीज। तो या तो कॉट अल्फा के हिसाब से अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर रेंज में आपको याद होगा कॉट का हमने ग्राफ पढ़ाया था आपको, ठीक है। कॉट का हमने ग्राफ पढ़ाया हुआ है कुछ इस तरह से, गाइज आपको कॉट एक्स का आई होप ग्राफ याद होगा, ठीक। ये होता है लोकेशन आपका पाई, ये होता है आपका π/2, आपको जाना 3π/4 से ज्यादा, तो ये 90, ये 180, तो 3π/4 कहीं ना कहीं इधर ही होगा। तो आज का मतलब है कि जो ग्राफ का लोकेशन है सिर्फ इतना आपका एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि हमें ग्राफ कहां से का बनाना है, अल्फा को 3π/4 से ज्यादा और पाई से कम, ठीक है। यानी कि इतना पोर्शन जो ग्राफ का वैल्यू है, तो आप बताओ इस पर्टिकुलर 3π/4 पे इसकी वैल्यू क्या आएगा, -1। आप चाहो तो कॉपी में निकाल देख सकते हो, कॉट 3π/4 की वैल्यू -1 होता है। कैसे निकालोगे, कॉट पाई माइनस π/4 को रखकर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो कॉट अल्फा की वैल्यू आएगी वो लेस देन -1 होगा, इस बात का 100% गारंटी, क्योंकि जो भी ग्राफ है -1 से इस साइड है, -1 से कम आ रहा है, ठीक। यानी कि अंडर रिस्ट्रिक्शन कॉट अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन -1 आएगा, और अगर -1 को इस साइड शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट अल्फा, और 1 प्लस कॉट अल्फा कैसा आ गया, निगेटिव। तो आप देख सकते हो ये छोटी सी बात हमने यूज करके ये कंफर्म कर लिया कि 100% 1 प्लस कॉट अल्फा एक निगेटिव नंबर है, ठीक है। अब क्योंकि ये निगेटिव नंबर है तो हम लोग इसको माइनस साइन से ओपन कर देंगे, 100% नो डाउट सही हो गया। अब हम लोग डेरिवेटिव निकालने के लिए तैयार है, तो किसके रिस्पेक्ट में भाई, अल्फा के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा लिखा है, तो माइनस टाइम d/d अल्फा 1 प्लस कॉट अल्फा, तो 1 एक कांस्टेंट नंबर तो 0 हो जाएगा। कॉट अल्फा का होता है भाई साहब माइनस का कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस हो जाएगा अल्फा को क्या है 5π/6, ठीक। तो मैं आपको रफ पे करके दिखा देता हूँ कोसेक 5π/6 की वैल्यू क्या होता है। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, तो आप चाहो तो इसको रफ पे यूज कर लेना, ठीक है। कोसेक 5π/6 का देखो, यहाँ पे कोसेक 5π/6 को मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कोसेक पाई माइनस π/6, और कोसेक 180 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा,
कोसेक 30 अंश की जो वैल्यू होता है वो होगा आपका 2। चेक कर लो, क्योंकि साइन 30 का उल्टा होगा कोसेक, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो लास्ट ऑप्शन इज डन। तो यार इस पूरे प्रोसीजर में अगर कोई स्टेप्स इंपॉर्टेंट था वो है ये। अब क्या रीजन है कि एक ऑप्शन -4 को बनाया है, क्योंकि एग्जामिनर को ये बात पता है, एग्जामिनर को ये बात पता है कि आप जल्दीबाजी में गलती यहाँ करोगे, जिसको पूरी टेक्नोमेट्री भी आती है वो ये कॉन्सेप्ट अगर मिस करता तो उसका आंसर -4 आता। कैसे हो सकता है कि ये मॉड न लगा के वो सिंपल क्या लिखता 1 + cot अल्फा लिखता, मतलब ये बाहर वाले माइनस नहीं आते, तो क्या आंसर आता माइनस का कोसेक स्क्वायर अल्फा से, तो आता है यहाँ पे -4, तो वो लोग सी ऑप्शन मार्क चले आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं यार हर एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे कंपटीशन के जब क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको फर्जी कुछ भी ऐसे नहीं लिखा होता है। अगर ये कोई भी डाटा लिखा है तो इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब जरूर है। ठीक है, ये मैंने कॉट अल्फा का ग्राफ बनाया था, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ, ये है ग्राफ y = कॉट अल्फा, मतलब कॉट एक्स जैसे होता है। ठीक है, लेकिन ग्राफ किसके बीच में बनाना था 3π4 से π4, 3π4 का लोकेशन यहाँ है, पाई के यहाँ, तो इसका जो भी कॉट अल्फा की वैल्यू आएगा y रेंज में -1 से कम आएगा। यहाँ पे ओपन क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे ओपन लगा था 3π4 पे, इसलिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने सारी बातें यहाँ पे बता दी है। ठीक है, नोट कर लो। तो अब हम चलते हैं 2020 का लास्ट क्वेश्चन जो मेंस में आया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग एडवांस वाली स्टार्ट करेंगे। लिखा है इफ y √1 - x² = k - x √1 - y² एंड y of half is equal to -half, then divide dx at x = half is। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है कि y एक से ज़्यादा बार दिख रहा है, इसलिए इम्प्लिसिट फंक्शन है। और मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ कि जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो हमेशा x और y दोनों निकलने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे x दिया है तो y कैसे आएगा, x तो दे दिया, तो कैसे निकालते हैं कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे y। लेकिन यहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक डाटा खुद ही दिया हुआ है कि y of half is equal to -4 -1/4 मीन्स, मतलब कि x के प्लेस पे हाफ रखते हैं तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू -1/4 है। खुशी की बात है, मतलब आपको y निकालने का कोई मतलब है ही नहीं। कितना इंपॉर्टेंट बात है नहीं, अगर आप ये बात इग्नोर कर देते तो दिक्कत होती। ठीक है, तो ये सोर्स आपको दिया है, ये आपको हेल्प किया है कि आप भाई साहब x को हाफ रखकर y निकालने के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि वो खुद ही देना चाह रहा है कि y ऑफ x, मतलब यहाँ पे x की जब हाफ रखते हैं तो y की वैल्यू -1/4 होता है। ये तरह मीनिंग हमने पहले भी कहीं ना कहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा सिर्फ मेन मोटिव क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे dy/dx निकालने का हमारे पास एक्चुअल में दो रास्ते हैं, एक मैं ट्रिक नाम दूंगा और एक विदाउट ट्रिक। ठीक है, तो मुझे लगता है विदाउट ट्रिक करोगे तो आंसर तो आएगा, नो डाउट, करके देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको जल्दी से लगा के दिखाऊंगा कि इससे भी रिड्यूस किया जा सकता था, तो वो हम बात की बात करेंगे। पहले देखते हैं इसका फर्स्ट मेथड क्या है। ठीक है, देखो, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट नंबर है तो अंडरस्टूड 0 हो जाएगा, बाद में रख देंगे माइनस। तो इसका क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, बस आंसर हो गया, खत्म। तो देखो भाई, आपको पढ़ाया गया है √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, x के प्लेस पे है 1 - x², फिर अंदर वाले को हमने x मान के लगाया था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -2x प्लस 1 - x² इंटू dy/dx, के कांस्टेंट 0 हो जाएगा, x इंटू
इसके हिसाब से करेंगे तो आएगा 1/2 √1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर अंदर वाले करेंगे तो आएगा माइनस का 2y, फिर y करेंगे तो dy बाई डी एक्स। देखो ये सारे परफेक्ट होने के बाद ही आप इतना जल्दी से लिख सकते हो। उन लोग तो यहीं तक लिखने में 10 मिनट लगा देंगे। ओके, हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप एक्सपर्ट हो चुके हो। x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट करने के बाद अब हम लोग का लास्ट टेस्ट बचता है क्या क्या, ये आपको डी और डी एक्स फाइंड करना है। किस x पे? 1/2 एंड पुट y इज इक्वल टू माइनस का 1/4। तो जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे 1/2 रखना है, जहां भी y दिख रहा है वहां पे माइनस 1/4 रखना है। उसके बाद हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने। जहां पे भी x है वहां पे हाफ रख देंगे और y की जगह पे माइनस का 1/4। तो जैसे ही हाफ रखेंगे यहाँ पे आएगा y की जगह पे है माइनस का 1/4। विदाउट एनी कैलकुलेशन मैं सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप देख ही सकते हो। तो y की जगह पे है हाफ, सॉरी माइनस का 1/4, x के प्लेस पे हाफ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x प्लेस पे जब हाफ रखेंगे तो ये आएगा 1/4 स्क्वायर करने के बाद, प्लस यहाँ पे रखेंगे हाफ तो ये आएगा 1/4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, ये 2 से 2 खत्म। ठीक है, और यहाँ बचेगा x, बोले तो माइनस का प्लस का हाफ एक्चुअल में दिया है, और y की वैल्यू है माइनस 1/4 एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जब 1/4 रखेंगे माइनस में तो आफ्टर स्क्वायरिंग ये 1/16 आ जाएगा। ठीक है, और इनटू में बचा है बाजू में डी वाई बाई डी एक्स and this is also 1/16 after substituting y is equal to minus 1/4. okay, so now ये हो जाएगा आपका 1/8, ये आ जाएगा √3/2, क्योंकि ऊपर आएगा 3/4 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के हिसाब से √3 अलग और 4 का निकल जाएगा बाहर 2, प्लस ये हो जाएगा √3/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 17/4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये 16 यहाँ पे आना था, ये हो जाएगा 16 माइनस 1, यहाँ पे 15 आएगा, 16 माइनस 1 15, और 16 का होल स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो मैं अब इसको मिटा सकता हूँ, किसी काम का नहीं है। तो गाइस अब आपका फाइनल आंसर आने वाला है, तो ये 2 ऊपर जाएगा या ये कैसे कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 1/4 √3 प्लस √3/2 डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 1/2 √15 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस √15/4। ठीक है, तो जितने √15 वाला कॉन्सेप्ट है डी वाई डी एक्स का, वो आप चाहो तो एक तरफ इकट्ठा कर सकते हो, ये सारी बातें आपकी इच्छा है। ठीक है, और बाकी सब कुछ एक तरफ शिफ्ट कर लो। तो मैं काम कर लेता हूँ, इसमें डी वाई डी एक्स वाला इकट्ठा कर ले, तो √3/2 प्लस 1/2 √15 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस है ना इसलिए जरा के प्लस हो गया, और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तरफ कर लो, यह आ जाएगा माइनस 1/4 √3 माइनस का √15/4, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई लिख दिया। अब बिना कैलकुलेट किए तो हम तो गारंटी दे सकते हैं कि आंसर निगेटिव में ही आएगा, क्योंकि इधर पूरा नंबर निगेटिव बन रहा है, इधर पॉजिटिव है, तो या तो बी ऑप्शन सही होगा या तो सी ऑप्शन। तो अब देखते हैं एग्जैक्ट क्या आएगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा और कैलकुलेशन की जरूरत है। तो देखो यार, 2 मेथड इसलिए कह रहा हूँ। फर्स्ट मेथड अगर आप इससे करते हो तो लेंदी जाएगा, लेकिन हाँ आंसर तो आएगा ही आएगा किसी कीमत पे। ठीक है, अब चाहो तो एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 2 √15 और यहाँ पे आ जाएगा आपका √45 प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 4 √3 और ऊपर बचेगा आपका 1 प्लस √15 एंड 45। ठीक है, √3 इंटू √15 बोले तो √45। अब देख सकते हो ये पोर्शन ऊपर से कैंसिल हो गया,
तो डी बाई डी एक्स यहाँ से आ रहा है -2√15 डिवाइडेड बाई 4√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, √15 को ले सकते हैं √5 इंटू √3, इससे खत्म, तो माइनस का √5/2। तो देख सकते हो जबरदस्ती हम लोग लगा रहे हैं, फिर भी आंसर तो आ ही रहा है ना, चाहे वो लेंदी ही क्यों ना है। लेकिन यार आपको मैथ्स में सब कुछ पढ़ के चलना, मैथ्स में क्यों, सारे सब्जेक्ट में। ओके, तो मैं तो पहले ही बोल दिया था कि दोनों में कोई ना कोई सही आएगा, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है। मैं इसका सिर्फ आपको आई थिंक मैं लगा के दिखाता हूँ इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग जो क्वेश्चन भी कर रहे हैं उसका अब हम लोग सेकेंड मेथड से देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स की बातें अगर याद दिलाऊं तो मैं थोड़ा सा यहाँ से बेटर रहेगा याद करना। जैसे आपको याद होगा कि a² - x² टाइप में हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। कि अगर इस तरह का टाइप दिखे तो x = a sin थीटा रेट कर सकते हैं, या फिर x = a cos थीटा। ये दो फॉर्मेट हमने आपको पढ़ाया था। आप दोनों में से कोई भी एक समय पे यूज कर सकते हो, ठीक है। फाइनल आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दो जगहों पे मुझे इस तरह का फॉर्मेट दिख रहे हैं, लाइक दिस प्लेस एंड दिस प्लेस। वेरिएबल बस अलग है, x है, यहाँ पे y है, ठीक है। तो यानी कि इस फॉर्मेट में a के प्लेस पे क्या है, वो 1 है, क्योंकि 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। यानी कि a की वैल्यू 1 है। तो यानी कि √1 - x² में अगर मैं कहूँ कि क्या लेट करना सही रहेगा, तो x = मैं इसको साइन अल्फा लेट कर लेता हूँ। अल्फा इसलिए क्योंकि मुझे एक बार यहाँ भी लेट करना होगा, या फिर आप चाहो तो x = साइन थीटा 1 नाम दे सकते हो, तो दूसरे को थीटा 2 टाइप के नाम दे देंगे, ठीक है। तो नाम में क्या रखा है, सारे कुछ काम में रखे हुए हैं। तो एंड सेकेंड, अब इसके लिए क्या करना चाहिए, y = समथिंग, मैं इसको साइन बीटा नाम देता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर से हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा सस्ते हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आइडेंटिटी रेशियो के टॉपिक भी यूज होंगे, मे बी। आइए देखते हैं क्या है। तो यार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ से आप बताओ अल्फा क्या जाएगा, क्योंकि याद करो आप इस जब सब्स्टिट्यूशन टाइप के डिफरेंशिएशन हम लोग किए थे, तो जब लेट करते थे तो वहाँ से थीटा को निकालते थे इन टर्म्स ऑफ एक्स। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग एंगल फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि यार एंगल तो वास्तव में है ही नहीं, तो इसलिए जो चीज़ लेट करते हैं वेरिएबल उसको पहले एलिमिनेट करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं। तो अल्फा बीटा आ गया। अब चलो लग जाते हैं काम पे। सो नाउ गिवन y √1 - x², तो y के प्लेस पे हम क्या बोल रहे हैं, साइन बीटा इंटू √1 - x के प्लेस पे क्या भाई साहब, साइन अल्फा, ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू k टाइम्स माइनस x बोले तो साइन अल्फा √1 - साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 - साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस x, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा। गाइस अगर रियलिटी देखा जाए तो यहाँ पे मॉड कॉस अल्फा आएगा, लेकिन हमें कुछ एंगल से रिलेटेड तो बातें पता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, जिससे होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बस थीटा जगह पे बीटा लिखा है, तो रूट के अंदर बाहर आ जाएगा तो यह जाएगा कॉस बीटा, ठीक है। ये जितने ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है उनको अगर मैं एक तरफ शिफ्ट करूं तो ये मुझे कुछ एक ऐसा चीज नजर आएगा जो मैं पहले से वेल नोन हूं, मतलब पहले से हम लोग जानते हैं कोई ना कोई एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू के। अब हम बात करें कि ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये वाला। तो गाइस अगर ध्यान देखो तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, जैसा कि हम लोग क्लास 10th से भी पढ़ते हैं, और आई होप बड़े भी हो गए हैं तो पढ़ते पढ़ते तो 11th में पढ़ा गया था। अब यहां से बताओ अब बीटा प्लस अल्फा कितना जाएगा, साइन इनवर्स के, भाई इधर टेक्नोमेट्री दे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इतना पता है आपको। बीटा की वैल्यू वापस दे दो, इसका अधिकार जो भी है, तो ये है अधिकार साइन इनवर्स वाई प्लस अल्फा का अधिकार है साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स के। यानी कि जो मैथमेटिकली एल्जेब्रिक फॉर्म में जो ये लिखा है, इसी को हम लोग कुछ
सब्स्टिट्यूशन करके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में बना लिया। और ये बनाने से फायदा क्या हो गया स्टूडेंट कि आप बताओ कि ये नंबर कैसा होगा, यहाँ न कहीं x दिख रहा है न कहीं y दिख रहा है, इसका मतलब ये प्योर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल सिर्फ दो नंबर है ना, x और y नाम का, तो के कांस्टेंट है यानी कि साइन इनवर्स के भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वर्क करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करें भाई, तो यहाँ देखो क्या पूछा गया है, dy बाई डी एक्स, तो नीचे वाला डी बल क्या लिखा है x, इसका मतलब कि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो चलो लग जाते हैं काम पे। और आपको पता होगा डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग कि दो चीज़ों का सम हो तो उनके अलग अलग पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स y प्लस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। एंड क्योंकि डिफरेंशिएशन बोथ साइड हुआ है तो इसलिए मुझे राइट साइड भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सोल्यूशन। साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर इस y का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस साइन इनवर्स x का सबको पता है, याद है, ये पहले लेक्चर का फॉर्मूला है। और साइन इनवर्स के एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। एंड पूरा कंप्लीट मेरे हिसाब से सॉल्व करने के बाद ये इधर जाएगा तो माइनस टाइम्स, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कुछ इस फॉर्मेट का रिजल्ट्स आएंगे। एक बार आप देख लो अच्छे से, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो डेरिवेटिव बड़े आसानी से आ चुका है। स्टूडेंट ये जो मैंने सर्कल टाइप को बनाया है ये आपको पता होगा क्योंकि पहले मेथड में हम लोग सीख चुके हैं। इसका मतलब है कि x इक्वल टू हाफ पे y की वैल्यू -1/4 है, यानी कि इस चीज का क्या मतलब है, ये डाटा आपको गिवन है, मीन्स एट x इक्वल टू दिस हाफ पे y की वैल्यू क्या है, -1/4। तो बस x इक्वल टू हाफ y इक्वल टू -1/4 इसकी वैल्यू पे प्लेस कर देना है, तो आपका डी बाई डी एक्स आसानी से आ जाएगा। एक बार मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो डी बाई डी एक्स माइनस टाइम, थोड़ा सा मैथमेटिकली दिमाग में ही करेंगे यार, यहाँ रखेंगे तो 1/16 आएगा, 16 - 1 15, तो ये ऊपर आ जाएगा √15 और नीचे आया होगा 16 के स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ बात करो 1/2, 2 के स्क्वायर 4 - 1 √3/4, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -√15/4 इंटू 2/√3। √15 को लिख सकते हैं √15 को √5 इंटू √3, अलग अलग रूट में लिख दिया। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा 2√3, तो √3 से √3 भी खत्म। ओके, तो फाइनल आंसर इज माइनस का √5/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो जैसा कि आप देख सकते हो बी वाला ऑप्शन अभी भी सही है, जैसा कि पिछले मेथड में हम लोग देखा। तो मैं नहीं कहूँगा कि ये आसान ये भी है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ा है। अगर आप प्रीवियस मेथड के हिसाब से देखो कैलकुलेशन कम करना पड़ा है, लेकिन ये उन्हीं के लिए बेटर होगा जिनको यार ये सारी बातें पता होना चाहिए, इनवर्स से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, सिर्फ वही बंदा कर पाएगा इसको इस मेथड से। फिलहाल आपकी इच्छा है, मैंने दोनों मेथड बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं कुछ नए क्वेश्चन की तरफ। तो एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में आया था जब AIEEE होता था। ठीक है, उसके बाद JEE मेंस हुआ, धीरे धीरे नाम चेंज होते गए। तो ये बेसिकली आज की डेट में बात करें तो ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि 2010 में AIEEE के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लिखा है लेट f such that -1 से 1 tends to R, this tends to represent only arrow। okay, arrow पहले जो लिखा होता है वो डोमेन होता है, arrow के बाद जो लिखा होता है वो कोडोमेन होता है। हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहां पे अच्छे सब कुछ बताया गया। ठीक है, बी ए डिफरेंशियल फंक्शन विद f0 = -1 एंड f'0 = 1, और आपको एक इंफॉर्मेशन दिया गया gx = समथिंग और देन g'0, यानी इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है। एक डैश लगा है मतलब एक डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव जब हो जाएगा तो उसके x के प्लेस पे 0 रखना है। ये इसका सिस्टम है कहने का। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो gx = है f of 2fx
प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज हम लोग, आपको याद होगा कि जितने भी हम लोगों ने 17 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, जितने भी 17 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, उसी का जो भी तरीका था वो मैं यहाँ पे आपको याद दिलाता हूँ। याद करो, 17 फॉर्मूले में बेस वेरिएबल पावर नंबर, तो वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है पूरे 17 फॉर्मूले में, वो है nx की पावर n-1, जिसमें बेस वेरिएबल होता है और पावर जो होता है वो नंबर होता है। 3, 5, 10 कुछ भी हो सकता है नंबर। ठीक है, तो इसलिए ये बेस वेरिएबल है, पावर नंबर है। तो इस पूरे डाटा को हम माइंड में x लेके चलेंगे, इस पूरे पार्ट्स को x। तो अब याद करो, x के पावर n टाइप का डेरिवेटिव क्या होगा। अब मुझे पता कि चल रहा है भाई साहब डेरिवेटिव करना है, क्योंकि अपने को यहाँ पे g डैश निकालना है। तो यहाँ पे d/dx करेंगे तभी शॉर्टकट में g'(x) लिख पाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा d/dx। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो इसको हम ट्रीट करते हैं x, तो x पावर n का होगा n, मतलब पावर सामने आता है जैसे यहाँ पे, इंटू x के प्लेस क्या है f(2)(f(x) + 2 एंड 2 - 1। अब हमने किसको x माना था, तो हम लोगों ने इसको x माना है, तो इस x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे d/dx। आपको याद होगा चेन रूल क्या बताता है, यही बताता है। थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है यार, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, देखने में अजीब लग रहा है, लुक वाइज थोड़ा सा अलग है। 2f(x) + 2 और ये 2 - 1 पावर 1 हो जाएगा, तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बाहर f है तो अंदर वाले को आप x मानो, क्योंकि आपको याद है कि d/dx f(x) का डेरिवेटिव होता है f'(x), लेकिन तभी होता है ना जब यहाँ पे सिंगल x होना चाहिए। तो ये सिंगल x मान करेंगे तो कितना हो जाएगा f'(2f(x) + 2। अब जो सिंगल x लेट किए उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। अब देख सकते हो यार चैन रूल का कितना बड़ा रोल है। रूल है कुछ भी नहीं, लेकिन इसके यूज आप देख सकते हो काफी सारे लेवल में यूज होते हैं, और आपका ये पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा जब आप कैलकुलस की बात करोगे। हायर एजुकेशन में भी इसके यूज है। ठीक है, आप चाहो तो इस पार्ट को शॉर्टकट में g' हम लोग लगा सकते हैं, तो मैं लगा दिया, अच्छी बात है। अगला स्टेप में आंसर आने वाला है। देखो अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये 2f(x) में 2 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, तो f(x) का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा f'(x), और 2 एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो फाइनली g'(x) इक्वल टू क्या आएगा, तो वो आएगा 2 टाइम्स f(2f(x) + 2 इंटू f'(2f(x) + 2 इंटू, स्पेस मेरे पास नहीं है तो आप आगे लिख लेना। तो ये 2f(x) है तो 2 कांस्टेंट है, f(x) का डेरिवेटिव हो जाएगा f'(x), और ये 2 एक कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट है, बगल में कोई भी फंक्शन x का नहीं है, तो इसलिए ये प्योर कांस्टेंट हुआ, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब समय आ गया है कि डेरिवेटिव हो चुके हैं। कैसे पता चल रहा है डेरिवेटिव हो चुका है, क्योंकि हमारे इस लुक में कहीं भी d/dx का सिंबल अब नहीं दिख रहा है, इसलिए हम श्योर हैं ये डेरिवेटिव हो चुका है। ठीक है, तो अब इसी डेरिवेटिव में आपको पुट करना है x = 0, क्योंकि 0 पे तो वैल्यू चाहिए। तो g'0 की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा f0। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यार, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, इतना आप थोड़ी करोगे एग्जाम में कि पूरा एक एक लिख के दिखाए जा रहे हो। क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन दिया है दिस, तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे गाइस यूज होने वाले हैं। तो g'0 2 टाइम्स f0 को क्या है यहाँ पे -1, दिस पार्ट। f0 जब -1 करेंगे तो ये आएगा -2, -2 + 2 ये हो जाएगा 0। तो फिर से आ जाएगा f0, मतलब इस पूरे से बात को सॉल्व करने के बाद 0 आएगा, और बाहर वाला f अपनी जगह पे f'। f0 है -1, -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 2 0, लेकिन बाहर f' है तो इसलिए f'0 इंटू 2 टाइम्स f'0। अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को f'0 भी पता है कि f'0 की वैल्यू 1 है, f0 की वैल्यू -1 है, तो बस अगला स्टेप आंसर आ गया।
तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा इस वो आएगा -4। तो सिर्फ लिखने वाली बात है, अगर आप एक्सपर्ट होते या प्रैक्टिस कर लिए हो, एक्सपर्ट हो चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा टाइम लग सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 2010 के भी क्वेश्चंस किए। ओके, नोट कर लो। हम लोग 2003 के क्वेश्चंस करते हैं, ये भी AAAE में आया हुआ है। ठीक है, लिखा है लेट f(x) बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री। पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी डिग्री का हो सकता है, तो इस बात पे कंफ्यूजन न रहे, इसलिए उन्होंने डिग्री का नाम दे दिया कि ये सेकेंड डिग्री वाला है। ठीक है, एग्जामिनर चाहता, क्वेश्चन बनाने वाला, कि इस पूरे से बात को वो चाहता तो शॉर्टकट में लिख सकता था कि लेट f(x) बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता था। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होता है? 2 होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो चाहता तो इस प्लेस पे लिख सकता था। फिलहाल कोई बात नहीं, बोला नहीं। आगे कहा गया इफ इस पूरे सेकेंड डिग्री फंक्शन में एक बात है कि उसमें f1 और f(-1) की वैल्यू आपस में इक्वल होता है, इन्होंने दिया हुआ है तो आपको मानना है। ठीक है, एंड ABC आर इन AP, और ABC आर इन AP में है, AP बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन उस फंक्शन का डेरिवेटिव ABC पे बताना है आपको कि कौन सा सीरीज बनेगा। पहला AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब कुछ हमने मिसलिनियस सीरीज में पढ़ा है आपको। सेकंड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थर्ड है GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लास्ट है HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आप बात करें कि यार सेकेंड डिग्री की क्वेश्चन माने क्या, तो लेट कर लेते हैं f(x) = ax² + bx + c। अब बताओ क्या ये लेट करना सही होगा? सेकेंड डिग्री का भी है और साथ ही साथ पॉलिनोमियल भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अगर लेट करते हो तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? यहाँ पे यार आपको ABC वाला जो वेरिएबल है वो आपको क्वेश्चन में पहले से ही इन्वॉल्व है, और आप एक इक्वेशन लेट कर रहे हो, तो इसलिए ये जो स्मॉल ABC है ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जगह पे हम कुछ और टाइप के कांस्टेंट नंबर लेट कर लेते, मान लेते हैं P, Q एंड R। तो पहला मिस्टेक यहाँ पे हो सकता था कि आप ax² + bx + c लिखो, लेकिन यार ABC आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो इसलिए हमने ABC वाला कांस्टेंट नहीं यूज किया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग फंक्शन लेट कर रहे हैं तो कोई नया वेरिएबल हमने लेट कर लिया कांस्टेंट के। ओके, नाउ स्टार्ट। आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि f(-1) और f(1) दोनों की वैल्यू आपस में हमेशा इक्वल है, ये दिया है आपको। ठीक, तो देखते हैं इस रिलेशन का यूज करके हमें फायदा क्या होता है। तो f1 क्या होगा भाई? f(x) अगर ये है तो x के प्लेस पे 1 रख देना है, तो p(1) + q × 1 एंड प्लस r, p × -1 + q × -1 + r। ठीक है, तो ये बचेगा p q + r, p - q + का r। ठीक है, तो p से p खत्म, r से r खत्म, ये -q + का q, तो इधर लाएंगे तो 2q = 0 हो जाएगा। तो मैथमेटिकली q की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक, यानी कि हमने जो इस 3 वेरिएबल्स कांस्टेंट की वैल्यू लेट किया था p q r, उनमें से q की वैल्यू क्या है? 0। सो फाइनली f(x) = क्या बचा? px² + 0 × x + r, यानी कि बचता है px² + का r। ठीक, ये बचा। लेकिन आपको जो डाटा इंफॉर्मेशन निकालना है वो आपको डेरिवेटिव पे निकालना है, ध्यान रहे डेरिवेटिव पे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो f(x) = कितना हो जाएगा? px², तो x² का डेरिवेटिव 2px हो जाएगा, r एक कांस्टेंट होगा तो इसलिए 0। तो आप बताओ f' कितना आएगा? तो वो आ जाएगा x के प्लेस पे a रखकर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2pa। f' कितना आएगा? तो x के प्लेस पे b लिख के निकाल लेंगे। f' कितना आएगा? तो x के प्लेस पे c लिख कर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है कि अभी तक एक डाटा का यूज नहीं हुआ था, उस डाटा का नाम है गिवन APCR इन AP। ये दिया है गाइस, आप पढ़ लो एक बार अच्छे से। लिखा है ना कि ABC जो है वो AP में। आप बताओ किसी भी सीरीज AP में हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर ये सारे चीज करते हैं सेम नंबर से
तो भी सीरीज एपी में ही रहता है, ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था एपी के सबसे लास्ट वीडियो में, कि किसी भी एपी सीरीज में कुछ भी ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन जो भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें वो नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर दैट नंबर्स तो वो सीरीज अभी भी एपी में रहता है, ये बात हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2p से, अब कैसे पता चल रहा है कि 2p से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए? गाइज मुझे ये डाटा अपीयर कराना है, एफ डैश है, एफ डैश बी, एफ डैश सी। तो एफ डैश से तब आएगा जब ए के बगल में 2p चाहिए, बी के बगल में भी 2p और सी के बगल में भी 2p। तो मैंने यहाँ से ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना कॉन्सेप्ट लगाया। तो ये आ जाएगा 2pa, 2pb एंड 2pc। तो रूल कहता है कि कोई सीरीज अगर एपी में है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर लेकिन सेम होने चाहिए, तो वो सीरीज भी एपी में ही होता है। ऐसा हमें थ्योरी में पढ़ाया गया था एपी चैप्टर में। अब 2pa मैथमेटिकली क्या है? एफ डैश है, 2pb क्या है? एफ डैश बी, एंड 2pc क्या है? यहाँ से एफ डैश सी। तो यहाँ से आर इन एपी, यानी कि डेरिवेटिव इसका 100% किस में रहेगा? वो रहेगा आपका एपी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं 2060 एडवांस में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितना दिखने में छोटा है उतना ही भयानक भी है। भयानक इन द सेंस इसमें वर्किंग रूल काफ़ी सारे करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और ये ऑप्शन एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, वो आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है फिलहाल तो, लेकिन जब ये एग्जाम में आया था तो वहाँ पे लिखा था मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट। ओके, ठीक है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हो पूछने के तरीके से भी आपको लग रहा होगा कि चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा सही हो जाएगा। ओके, तो चिंता नहीं करना है। सो नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन में लिखा है कि गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, एक इंफॉर्मेशन ये है। अब में जो चार ऑप्शन हैं इनमें तीन जो ऑप्शन दिख रहे हैं एच एच एच, यानी कि जो बाहर है वो एच दिख रहा है, और सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें जी डैश 2 से रिलेटेड है, यानी कि जी से मतलब है। तो यहाँ पे बाहर जी कौन से वाले ऑप्शन में है? मतलब क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जी एफ एक्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको डाटा गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन तो इसी से कंफर्म हो जाएगा। तो कैसे? इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे जी डैश 2 लिखा है। यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा डी बाई डी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इन टू एक्स। तो अब हम लोग जी एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आ जाएगा जी डैश एफ एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा तो वो हो जाएगा एफ डैश एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ओके, नाउ स्टार्ट। जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। और अब बताओ बच्चों, एफ एक्स अगर ये लिखा है तो एफ डैश क्या होता है? डेरिवेटिव। अब क्योंकि एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं तो उतना लिख के दिखाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x² प्लस का 3, 2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जी डैश तो आ गया। अब यहाँ पे अपने को एफ एक्स के प्लेस पे क्या चाहिए? 2। तो नाउ सर्च एफ एक्स इक्वल टू 2 विच एक्स, ऐसे कौन सा एक्स पे हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2 आएगा? मतलब इस एफ एक्स में ऐसा क्या एक्स रखे कि एफ एक्स इक्वल 2 आता हो? तो ये सर्च करना बहुत आसान है। तो ये आई होप आप देख पा रहे हो कि एक्स को जब 0 रखेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तभी 2 बचेगा। तो इसलिए जी डैश एफ 2, जी डैश एफ 2, एफ एक्स जगह पे एफ 2, लेकिन ये एफ 2 किस एक्स पे आ रहा है? वो आ रहा है 0 पे, तो राइट साइड 0 रख दो, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो यानी कि जी डैश 2 की जो वैल्यू आया वो आ रहा है 1/3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि आंसर आ रहा है 1/3 और ऑप्शन में दिया है 1/50, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। ठीक, अब हमारा जो मेन मकसद होगा कि बाहर हमें h से रिलेटेड फंक्शंस दिख रहे हैं, तो मुझे hx किसी न किसी तरह से बनाना पड़ेगा किसी भी फॉर्मेट में। ठीक है, अगर hx आ जाएगा तो h0 भी निकाल सकते हैं, उसका डेरिवेटिव के 1 पे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मतलब काफी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं।
लेकिन उससे पहले तभी आएगा जब क्वेश्चन में हम लोग एच एक्स निकालने में कैपेबल होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में एच एक्स कैसे निकाला जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एच एक्स पे पूरा प्लान करने, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे एच एक्स के हैं। तो इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे पिक कर लिया। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे x के प्लेस पे रिप्लेस करें एफ एक्स से, तो ये आ जाएगा एच जी और x के प्लेस पे एफ एक्स दिया जाएगा एफ एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। और आप बताओ स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या है, इतना पर g ऑफ एफ एक्स। आपको क्वेश्चन दिया गया x, तो यही चीज़ यूज करने के लिए मैंने ये रिप्लेस किया था। यहाँ पे आ जाएगा एच जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक ऑप्शन इसमें ऐसा भी है जिसमें एच ऑफ जी एक्स से मतलब है, जैसे ये ऑप्शन। सिर्फ हमें x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 3। तो मैं चाहूँ तो इसी हाथों हम लोग यहाँ पे पुट कर लें, अगर x की जगह पे 3, तो एक ऑप्शन लास्ट वाला भी चेक हो जाएगा। तो x के प्लेस पे 3 रख देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 3, पुट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो बताओ बच्चों यहाँ पे f3 क्या आ जाएगा। तो आप देखो fx की वैल्यू ये है, तो f3 का मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रख दें। ठीक, तो आई होप ये आ जाएगा आपका 27 एंड 2, 29 एंड 29 9 38 आ रहा है। बट ऑप्शन में क्या दिया है, इक्वल टू में 36। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर लास्ट भी गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आ रहा है 38 और दिया है 36, यानी कि पूरा चीज जो हमारा फंस रहा है वो आपका बी और सी ऑप्शन में कंप्लीटेड है। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो मैं एक बार फिर से फ्रॉम फर्स्ट पिक करता हूं। फ्रॉम फर्स्ट बोल दो दिस, इसमें आया था एच ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स। अगर हम लोग इसमें फिर से अगर x की जगह पे एफ एक्स से रिप्लेस कर दे, देखो यार ये स्टेप मैंने इसलिए फॉलो कर लिया है, मैं चाहता तो यहीं पे रिप्लेस कर सकता था, क्योंकि मैंने बाई चांस देखा कि लास्ट ऑप्शन में भी h ऑफ जी एक्स से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे रुक गया ताकि इसकी वैल्यू कंफर्म कर ले। ठीक है, तो h की जगह पे x की जगह फिर से एफ एक्स से रिप्लेस करें तो यह आ जाएगा एच जी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। जहाँ पे x था वहाँ पे हमने एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब बच्चों आप देखो ध्यान से, ये फिर से g ऑफ एफ एक्स आ गया और g ऑफ एफ एक्स फिर से x हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो मेरा टारगेट था मैंने वो फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर जाएगा h f ऑफ एफ एक्स। तो इसमें जो सी ऑप्शन, अब सारे ऑप्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे, सब कुछ आसान है। h0 क्या मतलब है, पुट कर लें x की जगह पे 0, तो इससे आपका सी ऑप्शन भी कंफर्म हो जाएगा कि सही है गलत है। तो x की जगह पे 0 रख दो आप, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 रख दिया। सो दिस पार्ट इज f0। f0 क्या हो जाएगा, fx ये है, तो x के प्लेस पे 0 रखेंगे तभी f0 आएगा। तो 0 0, तो सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पे 2, यानी कि घुमा फिरा के ये आ गया f2। अब भाई साहब f2 कैसे निकालें, f2 कैसे निकालें, तो फिर से वही पुरानी बात कि x के प्लेस पे 2 रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 प्लस का 2, 2 का क्यूब 8, 3 2 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा फाइनली 16। तो क्या आप चेक करो कि क्या h0 पे इसका आंसर क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है 16, जो कि सी ऑप्शन में भी दिया हुआ है। और ये क्योंकि ऑप्शन एक से ज़्यादा भी हो सकता है सही, तो इसलिए अब मुझे बी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। और बी ऑप्शन कैसे चेक होगा, हम लोग ने एच एक्स निकाल चुके हैं, तो इस एच एक्स में डेरिवेटिव करेंगे, फिर एक्स की प्लेस पे 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डैश लगा है मतलब एक डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक सिर्फ एक ऑप्शन मैच किया है सी। अब हम लोग को बी ऑप्शन भी चेक करना चाहिए, तो इसको आप नोट करो, उसके बाद चेक करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एच डेरिवेटिव। ठीक है, तो एच डेरिवेटिव पहले आप बताओ यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको आप लिख लो यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा एच डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2
फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड प्लस का 3, 2 का 0 हो जाएगा तो नहीं लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे x के प्लेस पे अपने को 1 रखना है, तो h डैश 1 कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 3 + 2, 3 + 2 5 + 1 6 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 + 3 हो जाएगा 6, ठीक। अब यहाँ पे किस फंस रहा है कि f डैश 6 की वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रहे बच्चों यहाँ पे f डैश पे 6 पूछा गया है, तो सबसे पहले हम f डैश x निकालने क्या है, तो fx वैल्यू ये है, तो f डैश x कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, ठीक। अब इसमें 6 रख दो x की जगह पे, क्योंकि अपने को 6 पे वैल्यू चाहिए, तो यह आ जाएगा 3 × 6 का स्क्वायर एंड प्लस का 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 36 + 1 37 एंड एक बार चेक कर लेते हैं सही से, कैलकुलेशन सही है। यहाँ पे हम लोगों ने x के प्लेस पे 1 रखा है, तो ये आ जाएगा 1 3 + 2 5 + 1 6, तो दिस इज द f डैश 6, और जब हम f डैश x निकाल लें यहाँ पे, तो ये आ रहा है 6 के स्क्वायर 36 + 1 37, ठीक है। या यही कर लो इस तरह से, 36 + 3 8, तो ये आ रहा है आपका f डैश 6 की वैल्यू 1 1 1, लेकिन अपने को तो h डैश 1 चाहिए, तो f डैश 6 × 6, f डैश 6 की वैल्यू है 1 1 1 × 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा 666, यानी कि h डैश 1 की वैल्यू भी बाई चांस सही आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन सही है, बी वाला भी और सी वाला भी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के भी किए हैं। देख सकते हो कि एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पर्टिकुलर चैप्टर से, सिर्फ एक ही चैप्टर से यूज हो ऐसा कोई जरूर नहीं है, बट मेंस में किसी एक ही चैप्टर से सवाल आते हैं, तो इसीलिए मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा हो पाते हैं एडवांस के काम, ठीक है। तो क्योंकि एडवांस जब थोड़ा सा कैलकुलस और थोड़ा टॉपिक और पढ़ लेंगे, उसके बाद मिक्स करके क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी सारे एडवांस के सब उस समय क्वेश्चन बनेंगे, ओके। तभी स्टार्टअप है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहा है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग पहले पढ़ाई किया था, उसके आज के लेक्चर में हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं किस तरह से हैंडल किया जाता है, और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा है, ओके। थैंक्स फॉर वॉच।